So, friends, yesterday we started with chapter 1, that is functions of financial management. आज हम लेने जा रहे हैं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। कल स्टडी तो कर लिए थे, बड़ा डिटेल में लेंगे। शेयर होल्डर की वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ जिसे हम अर्निंग पर शेयर से मेजर करते हैं, मार्केट शेयर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कल जाते जाते मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैक्सिमाइजिंग एंड सेटिस्फाइसिंग, राइट? सो फ्रेंड्स, so let us switch us to shareholders wealth maximization. So Pranav, Yes, sir. क्या आप ये स्टडी कर देंगे? Okay. Shareholders, Wealth maximization. yes. If a strategy is developed in response to the need to achieve objectives, it is obviously important to be clear about what those objectives are. Most companies are owned by shareholders and originally set up to make money for those shareholders. The primary objective of most companies is thus to maximize shareholder wealth. This could involve increasing the share price and dividend payout. मतलब शेयर होल्डर की वेल्थ से हम दो चीजों को कंक्लूड करते हैं कि शेयर के प्राइस बढ़ेंगे और उनका डिविडेंड का पे आउट उन्हें अच्छा मिलेगा। One method of measuring this is to calculate the total shareholder return (TSR). अब टोटल The शेयर होल्डर detail रिटर्न क्या होता है? टोटल शेयर होल्डर रिटर्न क्या होता है, ये हम चैप्टर 19 में पढ़ेंगे जब अपन फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ेंगे। टोटल शेयर होल्डर रिटर्न हमारा जो है, उसमें जो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और जो डिविडेंड मिल रहा है, उन दोनों को मिलाकर आप शेयर की रिटर्न निकालते हैं। तो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज क्लियर नाउ। यस प्रणव, प्रॉफिट Yes, sir. मैक्सिमाइजेशन। Profit maximization. In financial management, we assume that the objective of business is to maximize shareholder wealth. This is not necessarily the same as maximizing profit. हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में चीज पढ़ी थी कि मेन ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर की वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन होता है, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन होता है। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया तो वेल्थ मैक्सिमाइज हो गई। Firms often find that share prices bear little relationship to reported profit figures. यस, एग्जांपल। Example, Tesla's share price grew from an average of $4.67 in 2010 to 63.4 in 2018 without recording anything other than annual losses during this time. मतलब शेयर प्राइस बढ़ गए टेस्ला के। There are a number of potential problems with adopting an objective of profit maximization. सी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में मेजर तीन तरह के पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। मेजर तीन तरह की पढ़ें। Long run versus short run issues. In any businesses, in any business, it is possible to boost short-term profits at the expense of long-term profits. For example, discretionary spending on training, advertisement, maintenance, and research and development may be cut. This will improve reported profit in the short term, but damage the long-term prospects of the business. The stock exchange will normally see through such a tactic and share prices will fall. समझ गए? लॉन्ग रन और शॉर्ट रन इशू जब आते हैं ये पढ़ा था तो बच्चों, और उससे इसमें लगता शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट को बूस्ट कर सकते हो। कैसे? ट्रेनिंग,
रिसर्च डेवलपमेंट इन पे खर्चे कम कर दो। एक बात बताएं, अगर ट्रेनिंग पे, रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे खर्चे अगर आप कम करोगे ना बच्चों, तो आपका लॉन्ग रन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में रिपोर्टेड प्रॉफिट यानी जो आपकी बुक्स में दिखेंगे वो अच्छे दिखेंगे, बट जो उन रिपोर्टेड प्रॉफिट्स को देखकर शेयर मार्केट, अरे भाई आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो एनालिसिस तो करती हो ना, तो सबको पता लग जाएगा। जैसे आज मेरे पास जैसे किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आएंगी, मुझे समझ में आ जाएगा कि उसने क्या टेक्टिक लगाई है अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, और इस तरह से शेयर का प्राइस फॉल होगा, यानी जो आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी थी वो नहीं होगी। यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चक्कर में आप अपने शेयर की, अगर आप शॉर्ट टर्म देखते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं तो शेयर का प्राइस गिर सकता है, पहली चीज। सेकंड, क्वालिटी पढ़िए प्रणव। Quality, risk of earning. A business may increase its reported profit by taking a high level of risk. However, the risk may endanger the returns available to shareholders. The stock exchange will then generally regard these earnings as being of a poor quality, and the more risk averse shareholder may sell, once again the share price could fall. अगर अर्निंग है लेकिन रिस्क की अर्निंग हो रही है तो शेयर होल्डर भागते हैं, उस कंपनी से निकल जाते हैं। कुछ रिस्क अवर्स भी होते हैं, कुछ रिस्क के फेवर में भी होते हैं। तो क्या हुआ? क्यों देख रहा है बार बार मेरे को? प्लीज आप अपना ऑडियो ऑफ कर दें, बाकी सब लोग प्रणव के अलावा। नेक्स्ट इज कैश। Accounting profits are just a paper figure. Dividends are paid with cash. Investor will therefore consider cash flow as well as the profit. सो अकाउंटिंग के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो सिर्फ बुक्स में दिखते हैं, कैश में नजर नहीं आते। जबकि डिविडेंड जब पे होता है वो कैश में होता है। तो प्रॉफिट्स दिखा दो लेकिन उसे दो मत, तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर जो है वो खुश नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं अर्निंग पर शेयर ग्रोथ। Earning per share growth. A widely used measure of corporate success is EPS, calculated as profit after tax and preference share dividend divided by the number of shares in issue, as it provides a measure of the return to equity holders. EPS growth is therefore a commonly pursued objective. सो फ्रेंड्स, ईपीएस एक अच्छा मेजर होता है किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, कॉर्पोरेट सक्सेस देखने के लिए। ईपीएस कैसे However, निकाला जाता है ये हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे। सिंपली जो प्रॉफिट टैक्स के बाद कंपनी के पास आते हैं उसमें से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस कर दिया जाता है और उसमें नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स का डिवाइड लगाया जाता है जनरली। बस अभी इतना सा समझ लीजिए। however, it is a measure of profitability, तो अगर अपन not ग्रोथ wealth की बात generation. करें, ईपीएस की बात करें, तो ईपीएस प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर है, वेल्थ जनरेशन का नहीं है। And it is therefore open to the same criticism as profit maximization above. तो जो क्रिटिसिज्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हैं वो ईपीएस के भी हैं। The disadvantages of EPS is that it does not represent income of the shareholder. Rather, it represents that investor shares of income generated by the company according to an accounting formula. सो फ्रेंड्स, जो ईपीएस की डिसएडवांटेज है वो ये है कि भाई ये शेयर होल्डर की इनकम नहीं होती है, शेयर होल्डर के हाथ में नहीं पहुंचती है, लेकिन कंपनी में जो उसका इन्वेस्टर का शेयर है उसको रिप्रेजेंट करती है वो। Wealth, there is obviously a correlation between earnings
and the Earnings. earnings and the wealth received by individual shareholders, they are not the same. सो अर्निंग और वेल्थ के बीच में कोरिलेशन तो है, आपस में संबंध तो है, लेकिन दोनों एक जैसी चीजें नहीं है, दोनों एक नहीं है। सो नाउ अब देखिए स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स और कन्फ्लिक्ट्स। स्टेक, मैं शेयर होल्डर नहीं बोल रहा हूं, स्टेक होल्डर बोल रहा हूं। अरबिया, इंटरनल स्टेक होल्डर कौन होते हैं? Sir, companies, employees, बस and sir, who are working in the company. कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, ये सब इंटरनल स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर नहीं, स्टेक होल्डर, यानी जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है। अच्छा, एक्सटर्नल कौन है अरबिया? Sir, outsider of the company who are influencing the working of company. नो 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 नो, नॉट नेसेसरली। देखो एक्सटर्नल कौन कौन है। Government, community at large, pressure groups, regulators. बच्चों गवर्नमेंट समझ गए आप, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब तरह का। कम्युनिटी एट लार्ज, बहुत आसपास की कम्युनिटी भी हमारे स्टेक होल्डर ही होते हैं। जैसे कि आज कहीं फैक्ट्री होती है तो उसके आसपास के लोग भी हो सकता है उस कंपनी को बंद कराने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, चलाने में भी, बंद कराने में भी। आपने इसका वेस्ट बंगाल का एक केस सुना होगा, या विशाखापट्टनम का केस सुना होगा, वाइजैक का, जहां पर जो लोकल पब्लिक थी उन्होंने फैक्ट्री वाइजैक में, एक बड़ी कंपनी की फैक्ट्री बंद करवा दी। वेस्ट बंगाल में एक नई कंपनी को खुलने नहीं दिया, टाटा को वहां पर अपने ऑपरेशन रन नहीं करने दिए, इसलिए उसको गुजरात स्विच होना पड़ा। प्रेशर ग्रुप्स मतलब पीयर ग्रुप्स बोल दो, प्रेशर ग्रुप्स। और एक्सटर्नल में लास्टली हम देख सकते हैं रेगुलेटर्स। बच्चों जब आपकी कंपनी लिस्टेड है, जब आपकी कंपनी लिस्टेड है जैसे इंडिया में, तो रेगुलेटर कौन है? सेबी। अच्छा, अगर आपकी एक बैंकिंग कंपनी है तो आपको रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको कौन रेगुलेट करेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और क्या करेगा अगर आप लिस्टेड हैं? तो सेबी। क्या आप समझ गए? ये सब एक्सटर्नल हैं। कनेक्टेड कौन है? Equity investors, customers, suppliers, finance providers, and competitors. ये सब कनेक्टेड हैं। सो अगर हम देखें तो हमने कुल मिला के मोर और लेस 11 स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करी। 11 स्टेक होल्डर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के मैनेजर्स, मैनेजर बोलो या डायरेक्टर्स बोलो, ये हो गए 2। गवर्नमेंट, कम्युनिटी लार्ज, प्रेशर ग्रुप, रेगुलेटर्स, ये हो गए 4। इक्विटी इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर, फाइनेंस प्रोवाइडर्स, कंपटीटर्स, यानी मोर और लेस घूम फिर के आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आपके ये स्टेक होल्डर्स रहेंगे। अब मजेदार बात क्या है, ये जो स्टेक होल्डर्स है ना, इन सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग है और इनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट्स बहुत रहते हैं। एक को सेटिस्फाई करने जाओगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। यानी कंपनी का मतलब यहां पर हमारे डायरेक्टर्स जो हैं, जो कंपनी को रन करते हैं, जो चलाते हैं, कंपनी के मैनेजर्स जो हैं, उनको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाद में शेयर होल्डर और डायरेक्टर के बीच में भी कंफ्लिक्ट होगा ही होगा। डायरेक्टर चाहेगा उसको तनख्वाह बड़ी भी मिले। देखते हैं, हम इसी बारे में स्टडी करते हैं। अब मैं एक एक बच्चे से बोलता जाऊंगा।
चलिए हर्ष, एम्प्लॉय और शेयर होल्डर के बीच में क्या कंफ्लिक्ट पाया जाता है? पढ़िए। आई एम ऑडिबल ना हर्ष? राहिल? राहिल? क्या मेरी मीटिंग ऑन है? यस सर। यस सर, आप ऑडिबल भी हैं। मैं ऑडिबल हूं तो ये बाकी बच्चे कहां हैं? चलो आप में से कोई एक ही पढ़ दो। एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स। Employees may resist the introduction of automated processes that would improve efficiency but cost jobs. Shareholders may resist wage rises demanded by employees as uneconomical. देखो, एम्प्लॉय हमेशा ऑटोमेटेड प्रोसेस को वो रेजिस्ट करते हैं क्योंकि उनसे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और जॉब कट जाती है। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी आएगी, तो एम्प्लॉय चाहते हैं कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा कंपनी में बने रहें। शेयर होल्डर वो चाहते हैं कि भैया वेज कम से कम जाए, एक ही बार कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाए, मशीनें लग जाएं, वेज राइज वर्कर डिमांड नहीं करें, एम्प्लॉय डिमांड नहीं करें। क्यों भाई, सही है ना? अच्छा, अब कस्टमर्स और कम्युनिटी एट लार्ज के बीच में पोटेंशियल। अच्छा, ये जो है ये सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं हम आपको समझाने के लिए, इसलिए आप फटाफट एक रीडिंग मारते जाइए। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ो बेटा आप। कौन पढ़ रहा Customers था? may demand lower prices and greater choice, but in order to provide them, a company may need to squeeze vulnerable suppliers or import products at great environmental costs. कस्टमर्स क्या डिमांड करेंगे? कम प्राइस पे गुड मिले, उनके पास ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस हों, तो उसके लिए कम प्राइस पे प्रोडक्ट देने के लिए सप्लायर्स के साथ आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा कि प्राइस कम से कम आए, सस्ती से सस्ती कॉस्ट पर चीज मिल जाए। और ऑब्वियसली बात है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट के साथ किसी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो जो कम्युनिटी एट लार्ज है उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल दूं मैं आपको। ब्रेड खाते हैं आप लोग? हाँ या ना? अरे हाँ तो भर दो कोई। Yes, sir. चलो भैया, दो चार बच्चे खाते हैं। कभी ब्रेड जहां बनती है उस बेकरी में गए हो आप कभी? हाँ या ना? नहीं सर। मूवी में बेकरी तो देखी होगी आपने, हाँ। फायर का पूरा के पूरा एक वो चलता रहता है, राइट? उसके अंदर वो यस। बॉक्सेस डालते हैं और पकाते हैं उसको। बच्चों, अब वो फायर किससे चल रहा है? वुड, वुड। कोल, सस्ता पड़ रहा है ना? हम्म। अब वो सस्ता पड़ रहा है तो बनाने की कॉस्ट भी सस्ती पड़ेगी, लेकिन कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। यस। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी है, एलपीजी, पीएनजी, एलडीओ। एलडी होता है लो डीजल ऑयल। लो मतलब
डीजल जैसी चीज होती है बट डीजल नहीं होता, उसको एलडीओ कहते हैं। एलडीओ भी पॉल्यूशन करता है। सबसे कम इको फ्रेंडली अगर कोई फ्यूल होता है तो वो गैस होती है, एलपीजी। मालूम है आपको? एलपीजी इज द मोस्ट इको फ्रेंडली फ्यूल, इसको ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है। आप बोलेंगे सर आपको क्या नॉलेज? मैंने सृजन एचपी गैस में कई कन्वर्जन करवाए, बेकरीज के, डेयरीज के। डेयरी में जो दूध आता है उस दूध को वो प्रोसेस करते हैं। कच्चा दूध सीधा थैलियों में पैक होकर नहीं आ जाता है, प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए बड़े बड़ी चिमनीज होती हैं, बॉयलर्स होते हैं। उन बॉयलर्स के लिए हीट चाहिए होती है। उस हीट के लिए वो पहले कोयला यूज करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं। हमने चेंज करवाया राजस्थान लेवल पर, मैंने चेंज करवाया इसको 2020 के अंदर। बकायदा राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाए, और आज की तारीख में जितनी भी डेयरी हैं पूरे राजस्थान में, सरस की डेयरियां हैं, सब जगह एलपीजी के प्लांट लग गए, इको फ्रेंडली। लेकिन कॉस्ट बढ़ गई, कस्टमर को महंगा पड़ने लग गया दूध। चलो एग्जाम्पल अच्छा लगा ना, कुछ समझ में आया? प्रणव, Yes, sir. नेक्स्ट पढ़ दे बेटा, शेयर होल्डर एंड फाइनेंस प्रोवाइडर। Shareholder and finance Shareholders. provider. Shareholders may encourage management to pursue risky strategies in order to maximize potential return, whereas finance providers prefer stable, lower risk policies that ensure liquidity for the payment of debt and interest. चलो इसे समझाएंगे। कौन बोल रहे थे सेकंड प्रणव के अलावा? मैं नाम भूल गया बेटा आपका। Mihir. मिहिर। मिहिर, ये पॉइंट आप समझा दो जरा। ये सर एक सेकंड ना, मैं खुद फिगर आउट कर लूं पहले। यस, बिल्कुल फिगर आउट कर लीजिए। अब मैं किसी से भी पूछ लूंगा, मैं देख लेता हूं कौन कौन मीटिंग अटेंड कर रहा है। तन्मय, सक्षम, अनुष्का, देर आर 21 पार्टिसिपेंट्स। किसी का भी नाम ले सकता हूं मैं? यस, मिहिर ये बताइए। सर इसमें ये बोल रहे हैं कि जो शेयर होल्डर्स है वो मैनेजमेंट को ये मतलब इट गोज टुवर्ड्स कि वो थोड़ा सा रिस्की स्ट्रैटेजीज को परस्यू करें, सो दैट जो शेयर होल्डर्स का रिटर्न है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। और जो फाइनेंस प्रोवाइडर्स हैं वो अपने रिस्क की तरफ तभी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ज्यादा रिस्क जाएगा कंपनी में तो फिर उनको रिटर्न नहीं मिलेगा वापस, उनको रिपे नहीं कर पाएगी कंपनी। फाइनेंस प्रोवाइडर का मतलब यहां पर कौन है बेटा? सर जो लोन वगैरह दे रहे हैं कंपनी को। वेरी गुड, डेब्ट। जो लॉन्ग टर्म डेब्ट आते हैं, बैंकर्स से आते हैं या बॉन्ड्स से आते हैं, उनको तो फिक्स रिटर्न मिल रहा है, हाँ या ना? तो वो उनका टारगेट रहता है कि लोअर रिस्क पॉलिसीज ही रहे कंपनी की, जिससे कंपनी उनका पैसा, उनका इंटरेस्ट और उनका प्रिंसिपल टाइमली पे करते रहे। अब शेयर होल्डर बोलेगा यार अगर कम रिटर्न आएगा तो हमको क्या मिलेगा? फाइनेंस प्रोवाइडर वालों को तो ब्याज मिल जाएगा पहले, उसके बाद टैक्स जाएगा, टैक्स के बाद जो कुछ बचेगा वो हमको मिलेगा। तो वो रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये इनके आपस के बीच में पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सक्षम। सक्षम, तन्मय,
तो ये बच्चे कहाँ चले जाते हैं यार? हर्ष, Yes, sir. कस्टमर एंड शेयर होल्डर्स Customer may require higher service levels, such as 24 rather than 48 hours delivery, which are restated by shareholders as too expensive or management due to increased workload. सिंपल. नेक्स्ट. Government and shareholders. Government will often insist upon levels of welfare, such as the minimum wage and health and safety practices, which would otherwise be avoided as an unnecessary expenses. ये भी समझ Shareholder में आ and रही बात. managers. अब मेरे ख्याल से हाँ, लास्ट भी पढ़ी दो आप. शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स. Shareholders are concerned with the maximization of their wealth. Managers may instead pursue strategies focused on growth as these may bring the greatest personal rewards. देखो यार, अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना. शेयर होल्डर लॉन्ग टर्म सोच के चलेंगे. मैनेजर क्या है? आज है कल नहीं है. वो तो दिखाएगा मैं आज कंपनी को अच्छा कमा के दे दूं. मैनेजर का बेसिक एम रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिससे कि वो कंपनी को अपनी खुद की काबिलियत जता सके. तो ये इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है. सो अब मैनेजमेंट का रोल और गोल कॉन्ग्रुएंस जरा देखिए जरा, क्या मतलब है इसका. मैं शेयर होल्डर जो हैं वो तो कंपनी चलाते नहीं है, वो तो अपने बिहाफ पर डायरेक्टर को अपॉइंट कर देते हैं. इसी को अपन एजेंसी थ्योरी कहते हैं. पढ़िए. Agency theory. Agency theory is often used to describe the relationship between various interested parties in a firm and can help to explain the various duties and conflict that occur. जो अलग अलग इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके बीच की रिलेशनशिप और उनकी क्या ड्यूटीज हैं और उनमें क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं, यही एजेंसी थ्योरी कहलाती है. एजेंसी रिलेशनशिप कब अकर, जब एक पार्टी, when one party जो प्रिंसिपल है एम्प्लॉय अनदर पार्टी द एजेंट, जो मैंने बताई दिया आपको, टू परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर बिहाफ. यानी कि डायरेक्टर्स आर एजेंट, जो किसके बिहाफ पर काम करते हैं? शेयर होल्डर के बिहाफ पर. शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को. तो एजेंसी थ्योरी समझ में आ गया. एजेंसी थ्योरी में एजेंट कौन है? डायरेक्टर. प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर. अब इनमें कंफ्लिक्ट भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, यही पढ़ने जा रहे हैं. हाउ टू रिड्यूस द प्रॉब्लम कॉज बाय एजेंसी रिलेशनशिप. तो किस तरह से हम डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर के बीच में, यानी एजेंसी रिलेशनशिप में जो कंफ्लिक्ट आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको कैसे दूर कर सकते हैं. फाइंडिंग वे टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ द एजेंसी रिलेशनशिप एंड एंश्योर दैट मैनेजर टेक डिसीजन व्हिच आर कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर इज द की इशू. यानी शेयर होल्डर का जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हुए मैनेजर डिसीजन मेकिंग लें, तभी जाके एक अच्छी एजेंसी रिलेशनशिप बन पाएगी. ये देखिए, एजेंसी थ्योरी कैन हेल्प टू एक्सप्लेन द एक्शंस ऑफ द वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिबेट. बच्चों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब जो कंपनी लेवल पर काम होता है. प्रिंसिपल यानी शेयर होल्डर एम्प्लॉय करता है किनको? एजेंट को. प्रिंसिपल एम्प्लॉय करता है एजेंट को, यानी कि ये शेयर होल्डर है, ये डायरेक्टर्स है. सो फ्रेंड्स, डायरेक्टर्स जो हैं वो अपने टास्क परफॉर्म करते हैं और एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, राइट, थर्ड पार्टीज के साथ. और अल्टीमेटली जो डायरेक्टर्स जितने भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी अल्टीमेट लायबिलिटी तो प्रिंसिपल की है.
कारण क्या है? जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी होगा, वो अल्टीमेटली शेयर होल्डर के पास ही जाएगा। डायरेक्टर्स को तो उनकी सैलरी मिल जाएगी, उनका रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। So, for example, manager can be seen as the agent of shareholder, employees as the agent of managers. मैनेजर जो हैं वो शेयर होल्डर के एजेंट हैं। मैनेजर के नीचे कौन है? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज किसके एजेंट हैं? मैनेजर के एजेंट हैं। और मैनेजर और शेयर होल्डर किसके एजेंट हैं? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के हैं। तो अल्टीमेटली इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो अराइज होता ही है। So problem lies in the fact that once the agent has been appointed, they are able to act in their own. लेकिन देखो सब अपने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ये तो आप समझते हैं। आज आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर बना जाएगा तो आपको एक ही ऑब्जेक्ट होगा कि मेरी तनख्वाह अच्छे से अच्छे मिले मेरे को। नो डाउट उसके लिए आप काम करेंगे। शेयर होल्डर कहीं पैसा लगाएगा तो वही सोचेगा कि यार मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, बाकियों का मुझे मतलब नहीं है। क्रेडिटर्स अगर उधार में पैसा देंगे, वो चाहेंगे टाइम पे रिटर्न पैसा मिल जाए। फाइनेंशियल प्रोवाइडर ब्याज टाइम पे मिल जाए, बस सबको अपना अपना मतलब रहता है। सो अल्टीमेटली जो ओनरशिप, देखो आपको मैं समझा दूं, कंपनी के बेस, देखो पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में तो ओनरशिप और कंट्रोल एक ही होता है, लेकिन जब कंपनीज के केस आते हैं, बड़े बड़े लिस्टेड कंपनीज के, तो वहां पर ओनरशिप और कंट्रोल हमेशा अलग अलग होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट टाटा, अब देखिए अब टाटा में तो कोई बचा ही नहीं, टाटा फैमिली से कोई नहीं बचा। अब तो रतन टाटा लास्ट थे, उनकी डेथ के बाद अब टाटा सन्स रह गया। टाटा उसमें उनके कोई ब्रदर सिस्टर्स हैं जिनका सिर्फ शेयर होल्डर्स उनके पास है, वो भी कजन्स, क्योंकि उन्होंने तो कोई शादी करी नहीं थी। तो बेसिकली जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनमें ओनरशिप और कंट्रोल के बीच में हमेशा डिफरेंस रहेगा, डाइवर्स रहेगा। By far, the most important conflict of those mentioned above is that between the interest of shareholder who own the company and the director who manage. इनके बीच में conflict होता ही होता है। पहला, shareholder are reliant upon the management of the company to understand and pursue the objective set for them. बिल्कुल, वो उसी चीज पर रिलायंट रहते हैं। किस पर? मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है भाई, और चाहते हैं कि इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव सेट करें, किसने? शेयर होल्डर ने। reliant upon the management of the company to understand and pursue the objectives set for them. तो शेयर होल्डर ये चाहते हैं, although shareholder can intervene, लेकिन कर तो सकते हैं, बट डे टू डे अफेयर में वो नहीं आ सकते। उनके लिए बस हाँ वो चाहें तो मीटिंग बुला सकते हैं। Although shareholder can intervene via resolution at general meeting, the managers are usually left alone on day to day basis. बिल्कुल सही। मैनेजमेंट आर यूनिकली प्लेस्ड, उनका शेयर होल्डर से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनके पास पूरी पावर होती है डिसीजन लेने की, और वो अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं, अपनी खुशियां बढ़ाते हैं। कैसे? उनको पावर मिल गई है, फैसिलिटी जनरेट करते हैं कंपनी के अंदर, अपनी बढ़वाते हैं, और उनको अगर लगता है कि कंपनी उनके बगैर नहीं चल सकती है तो फिर कंपनी से वो कई अनरीजनेबल डिमांड्स भी करते हैं, और कंपनी फुलफिल करती है। कंपनी चाहती है कि भाई नहीं छोड़े उस आदमी को, उनको छोड़ दिया तो रिटर्न डाउन हो जाएंगे। आज से 1-1.5 साल पहले क्या था? टाटा कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल बूम पर थे। टाटा रिटेन नहीं कर पाई अपने डिजाइनर्स को, सीनियर लेवल के डिजाइनर्स को, महिंद्रा ने उन्हें पिक कर लिया। धीरे धीरे महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या कर रही है? ईवीज के अंदर ग्रोथ कर रही है। अब आप अगर पढ़ना चाहते हो थ्योरी पढ़ो, आप पता लग जाएगा आपको कि टाटा का सीनियर मैनेजमेंट लेवल, इंजीनियरिंग लेवल, जो डिजाइनिंग लेवल का था, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में शिफ्ट हो गया।
अनरीजनेबल डिमांड कर रहा था, महिंद्रा वालों ने वो डिमांड फुलफिल कर दी। अब महिंद्रा के शेयर्स बढ़ रहे हैं, टाटा के उतनी ग्रोथ से नहीं, उतनी रेट से नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं हमको जहां पर डायरेक्टर्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं, कंपनी के इंटरेस्ट में काम नहीं करते हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा रेम्यूनरेशन डिसाइड करवाते हैं, अपना खुद का एम्पायर डेवलप करवाते हैं, अपने हाथ में रखते हैं। बच्चों, क्रिएटिव अकाउंटिंग करवाते हैं। क्रिएटिव अकाउंटिंग में मतलब विंडो ड्रेसिंग भी आ जाती है। जो रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, उनको कुछ इस तरह से तैयार करवाते हैं जो दिखता बड़ा अलग है जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस यानी कंपनी के कई बैलेंस शीट में आइटम्स नहीं होते हैं, उन आइटम्स के ऊपर वो लोन्स लेते हैं। अभी पढ़ेंगे अपनी 6 चीजें। टेक ओवर बिड्स, होने नहीं देते हैं टेक ओवर बिड। अब ये क्या है, पढ़ते हैं 6 चीजों के बारे में। अनएथिकल एक्टिविटीज। ये 6 एग्जांपल्स दिए हमने, रेम्यूनरेशन, एम्पायर बिल्डिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस, अनएथिकल एक्टिविटीज, टेक ओवर बिड्स। माय डियर फ्रेंड्स, यहां से पढ़िए आप, रेम्यूनरेशन। और ये मैं चाहूंगा आकाशी जैन आप पढ़ें। आकाशी, आर Yes, यू sir. देयर? Yes, sir. Okay. Please read this, remuneration. Remuneration. The UK recession in 2008 to 2009 led to many companies reporting sharply reduced profits and laying off staff or cutting levels of employees' pay. At the same time, many directors were awarded large increase in pay or large bonuses. The greatest media attention focused on the companies who received government assistance as part of a bailout package, but continued to reward their top executives highly. बच्चों, ये यहां इसने वर्ड यूके रिसेशन लिखा है 2008-9, बट हम आपको बताएं वर्ल्ड में आया था रिसेशन। हमारा इंडिया भी इस रिसेशन से छूटा नहीं था, बट हाँ यूके में बहुत ज्यादा आया था। यूके की इकोनॉमी हिल गई थी। कई कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज निकाल दिए। बच्चों, ये आप लोगों के लिए जो ये जॉब्स वगैरह रेडी हो रही है ना, वो इसलिए हो रही हैं, इस रिसेशन ने सबको जगाया। और जैसा कि मैंने कहा, 2 डिकेड्स भी नहीं हुए हैं कि अब आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हुआ है। आप सोचेंगे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ज्यादातर कोविड के बाद स्टार्ट हुआ है, गलत। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर 2010 के आसपास स्टार्ट हो चुका था, जिसने 2015 तक रफ्तार पकड़ ली थी। और 2020 में तो ये एक्सेप्टेंस लेवल पर आ गया था जब कोविड आया था। तो क्यों? कॉस्ट कटिंग होती है, रेंट नहीं देना पड़ता प्रीमाइसेस का, स्टाफ को कम्यूटेशन का पैसा बच जाता है, एक स्टाफ 2 जगह काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका आना जाना सब बच जाता है। लेकिन कई डायरेक्टर्स को खूब अवार्ड दिए गए, बोनस दिए गए उस रिसेशन में भी। अब बेल आउट पैकेज समझते हैं? बेल आउट पैकेज क्या होता है?
कोई आप में से एक समझाना चाहे बेल आउट पैकेज? दोस्तों, गवर्नमेंट जो होती है कभी कभी पूरी इंडस्ट्री के लिए या कभी कभी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बेल आउट पैकेज बनाती है। बेल आउट पैकेज मतलब उसको सहायता करती है, हेल्प करती है। जैसे एविएशन इंडस्ट्री, आपको पता होना चाहिए हमारी इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके लिए बेल आउट पैकेज बना था। क्यों? क्योंकि इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री हमेशा लॉसेस में ही चलती रही। ऐसे ही बेल आउट पैकेज अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए या ओवरऑल भी बनते हैं। तो जब रिसेशन आता है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो उसके लिए बेल आउट पैकेज बनते हैं। जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल के अंदर रिसेशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है टेक्सटाइल सेक्टर को, उनको सब्सिडीज देती है, ग्रांट्स देती है, ऐसे, इसे कहते हैं बेल आउट पैकेज। अब गवर्नमेंट तो इधर उनको असिस्टेंस दे रही थी बेल आउट पैकेज का, और उधर वो बोनस दे रहे थे अपने टॉप एग्जीक्यूटिव को। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? डायरेक्टर अपना सिद्ध यानी अपना इंटरेस्ट देख रहे थे। सेकंड वन, एम्पायर बिल्डिंग, पढ़िए। Empire building. The high level of corporate takeover activity in the 1980s led to many chief executives believing that building as a large a group as possible was a valid aim in itself, an objective described as empire building. Executives gained prestige from successful bids and from being in charge of large conglomerates, but the returns to shareholders were often disappointing. दोस्तों, यूके के अंदर 1980s में टेक ओवर्स हुए थे और हमारे इंडिया में 94 के बाद टेक ओवर स्टार्ट हुए थे। इसमें क्या, बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों का एक्वायर करती नहीं। अब आज आप मुझे बताओ, इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में कितने ग्रुप काम कर रहे हैं? बताएंगे आप में से कोई? चलो ये भी छोड़ो, आप मुझे बताओ इंडिया में एयरलाइन सेक्टर में कितने ग्रुप काम कर रहे हैं? अरे यार डिस्कस तो करो कम से कम, क्लास मुझे तो लगे कि मैं मुर्दों को नहीं पढ़ा रहा हूं। प्रणव, यस सर। है कुछ आइडिया? नहीं, इसका आइडिया तो नहीं है सर। आप में से किसी भी बच्चे को आइडिया हो कि कितनी तरह की एयरलाइन फ्लाई करती है इंडिया में? सर इंडिगो, इंडिगो और जेट एयर एयरवेज, एशिया। हाँ, मीर वापस बोलना। जेट एयरवेज। बेटा कब का उड़ गया जेट एयरवेज? अंदर बैठा है हाँ उसका सर, वो ओनर, गलती से मैं समझ गए कहां पे, गलती से जेल में। गलती से। एयर इंडिया, इंडिगो, इंडिगो विस्तारा। सबसे बड़ी, बस। दूसरा एयर इंडिया। अच्छा, एयर इंडिया को किसने एक्वायर करा है अभी? एयर इंडिया को एक्वायर किसने किया? टाटा। किसने एक्वायर किया एयर इंडिया को? टाटा। तुम लोग क्या बिल्कुल भी वो नहीं रहते हो? अभी आपने अहमदाबाद प्लेन क्रैश सुना? यस सर। यस सर। उसमें टाटा कंपनी ने जितने भी डिसीज हैं उस एयर क्रैश में, जिनकी भी डेथ हुई है, उनकी फैमिली को कितने कितने का कॉम्पनसेशन दिया है? 1 CR। 1 करोड़ यार। तो अखबार में नहीं पढ़ा था कि टाटा कंपनी ने दिया ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है क्या? टाटा इज द मोस्ट रिलायबल brand in India from employees perspective, from shareholders perspective, from customers perspective, from suppliers perspective, क्योंकि टाटा ने वो कल्चर डेवलप किया, आज से नहीं 100 साल पहले से।
रिलायंस, टाटा जितना बड़ा ग्रुप है, नाम ज्यादा है, लेकिन उस पर अभी भी लोगों का उतना ट्रस्ट नहीं है। तो चलो, हम एम्पायर बिल्डिंग की बात आ रही थी, तो एक्चुअली क्या है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती जाती है, फिर और एक्वायर करती जाती है, हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन, वर्टिकल एक्विजिशन, और ये सब करवाने वाले कौन होते हैं? मैनेजर्स। तो उनकी प्रेस्टीज बढ़ती है, उनके रेम्युनरेशन बढ़ते हैं। तो लार्ज कॉन्ग्लोमेरेट्स मतलब बड़े बड़े ग्रुप बन जाते हैं, और ऐसे बड़े ग्रुप बने। आप रिलायंस को देख लो, सबको एक्वायर करता गया वो। ये तो देखते होंगे, हॉटस्टार तो आप देखते होंगे नहीं? यस सर। हॉटस्टार को किसने एक्वायर करा? जियो, रिलायंस। रिलायंस में। धीरे धीरे सब पे कब्जा कर लेगा वो। टेलीकॉम कंपनी की हम बात कर रहे थे, पहले थी वोडाफोन, बीएसएनएल। आइडिया, नहीं बीएसएनएल तो आज भी है, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, हच, बहुत सारी कंपनियां थी। अब क्या रह गई? एक तो जियो, एयरटेल। एयरटेल, और तीसरी बीआई। वोडाफोन आइडिया, है कि नहीं? आपके पास कोई भी कंपनी का अगर सिम कार्ड है, सिम है, तो टेलीफोन, तो आपके पास या तो बीएसएनएल का सिम होगा, या वोडाफोन आइडिया का होगा, या एयरटेल का होगा, या जियो का होगा। चौथी कोई, पांचवी कोई कंपनी है क्या? नहीं सर। टेलीकॉम बहुत खराब सेक्टर है, छोटे प्लेयर टिक ही नहीं पाते। जियो आया, सबको उड़ा दिया उसने। इस चक्कर में फोन और आइडिया जो अलग अलग थे, दोनों को मिलना पड़ा, वरना वो दोनों भी बंद हो जाते। क्या आप समझ गए? नेक्स्ट इज क्रिएटिव अकाउंटिंग, पढ़िए। Creative accounting. The directors are responsible for selecting the accounting policies to be used by their company, subject to accounting standards and the opinion of the auditors. Despite the constraints upon them, the directors are still free to use creative accounting techniques to flatter their published accounts and perhaps artificially boost the share price. क्यों? बात समझ में आ Example, गई ना? अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कंपनी को यूज करनी है, वो डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं। ठीक, नो डाउट उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का और ऑडिटर्स की ओपिनियन का ध्यान रखते हुए। इन सब कांस्टेंट के बाद भी उनके पास क्रिएटिव अकाउंटिंग के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिससे कि वो अपने पब्लिश अकाउंट्स को कुछ ऐसा बनाए कि शेयर का प्राइस आर्टिफिशियली बूस्ट हो जाए। ठीक, एग्जाम्पल of such techniques are capitalizing expense on statement of financial position. आप अपने खर्चे को कैपिटलाइज कर दो तो प्रॉफिट बढ़े हुए नजर आएंगे। नॉन करंट एसेट को डेप्रिशिएट मत करो, नॉन करंट एसेट को डेप्रिशिएट मत करो, प्रॉफिट बढ़े हुए नजर आएंगे। जो बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, उनकी वैल्यू बढ़ा के दिखाओ, गुडविल की, ब्रांड्स की, इनकी। जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, उनका रेवेन्यू अर्लीस्ट रिकॉग्नाइज करवा लो। इस तरह से क्रिएटिव अकाउंटिंग हो जाती है और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग एजेंसीज हैं, उनको ये रोल दिया गया है कि कम से कम क्रिएटिव अकाउंटिंग कम से कम हो। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स हैं, उनका काम ही यही है कि इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स बनाओ कि उनको उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़े और क्रिएटिव अकाउंटिंग का स्कोप डे बाय डे कम होता जाए। नेक्स्ट, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस। Off balance sheet finance refer to way of financing asset where the method of funding is not recorded on the balance sheet
बैलेंस शीट में पता ही नहीं लगता कि आपने ये फंड किस एसेट को रख के लिया हुआ है। टेक ओवर बिड्स, board of director often spend considerable amount of time and money attempting to defend their companies against takeover bids। बच्चों, टेक ओवर बिड मतलब आज आपकी कंपनी को खरीदने के लिए कोई बिड आई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो यही चाहेंगे आपकी कंपनी ना बिके, क्योंकि वो अगर बिक गई तो इनको हटा दिया जाएगा। जनरल यही होता है, क्योंकि नया मैनेजमेंट आ जाता है, जो कंपनी ले रही है वो अपने हिसाब से अपने आदमियों को अपॉइंट करती है, खत्म। अनएथिकल एक्टिविटीज, अनएथिकल एक्टिविटीज माइट नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट। अरे कंपनीज एक्ट उतना अच्छे से रोल नहीं करता प्ले जितना कि सेबी करता है, यानी कि एक्सचेंज रेगुलेशंस करते हैं। आज का अखबार पढ़ा आपने? आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? हमारे शेयर मार्केट के दो बड़े दिग्गज हैं, उनको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से प्रोहिबिट कर दिया गया। पढ़ना और नाम बताना कल मुझे आप। So examples are trading with country ruled by dictatorship। अरे ये जो डिक्टेटरशिप यानी कि जो किंग रूल में चल रहे हैं अभी तक, उनके साथ ट्रेडिंग करने में बड़ा टेंशन रहता है। टेस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑन एनिमल्स, एमिटिंग पॉल्यूशन, कैरिंग आउट स्पियोनेज अगेंस्ट कंपिटिटर्स, ये सब। So importance of good business ethics and corporate social responsibilities has been recognized in recent years। CSR आप बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगा है, बट अभी उसमें भी काफी प्रोग्रेस होना बाकी है। अब मैनेजर को खुश रखना है, मैनेजर्स को खुश रखना है, तो तरह तरह की मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम्स, बट जो भी मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम बने वो क्लियरली डिफाइंड हो और उन्हें मैन्युपुलेट नहीं कर सकें मैनेजर्स इजीली, या उनके लिए इम्पॉसिबल हो कि वो मैन्युपुलेट कर पाए। और तो और मैनेजरियल की रिवॉर्ड स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि उनको रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, यानी शेयर होल्डर की वेल्थ के साथ उनके रिवॉर्ड को लिंक कर दो। ये अच्छी स्कीम है। अरे प्राइस के ऊपर, अरे ये सॉफ पढ़ेंगे अपन आगे जाके, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मैच मैनेजर्स टाइम होराइजन टू शेयर होल्डर्स टाइम होराइजन, यानी शेयर होल्डर को 2 साल में ये ईपीएस लाकर देना है, तो मैनेजर को बोलेंगे उनको इतना ईपीएस लाके दोगे तो तुम्हारा रेम्युनरेशन इतने परसेंटेज से बढ़ाया जाएगा। मैनेजर्स को इस चीज के लिए एनकरेज करना कि उनका एटीट्यूड बिल्कुल शेयर होल्डर से मैच हो जाए। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम कैसी होनी चाहिए। अब मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम एक तो सीधा सीधा रेम्यूनरेशन से लिंक्ड होती है, यानी पैसे से आप प्रॉफिट लेवल फिक्स कर दो, इतने होने चाहिए, इससे ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा होंगे तो आपको ये परसेंटेज देंगे। ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कंपनी की बढ़ेगी तो मिलेगा, रेवेन्यू में ग्रोथ होगी तो मिलेगा, ये रेवेन्यू हो गए। और एक एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम, ESOP जिसे बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलो या एम्प्लॉय बोलो एक ही बात है, शेयर ऑप्शन स्कीम ESOP। सो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन इसको समझने के लिए रिवॉर्ड स्कीम को। ग्रेटेस्ट INC, लिस्टेड कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी है, उसने डेवलप किया हाईली सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट एंड इज दस ग्रोइंग रैपिडली। हाउएवर दिस ग्रोथ द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो प्रॉब्लम। ठीक है,
कंपनी को कैश की प्रॉब्लम आ रही है, मैनेजर्स को आपने बोनस दे दिया, करंटली अवॉर्डेड बोनस, इफ देयर इज ग्रोथ इन रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर, तो आपको इस स्कीम पर कमेंट करना है। देखो जरा समझो, इसकी दो एडवांटेजेस होगी। पहला, गोल कॉन्ग्रुएंस, मैनेजर ईपीएस की ग्रोथ के लिए काम करेंगे जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। ये करना डिफिकल्ट तो होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में ऑडिट चलती रहेगी तो वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। देयर इज लिटिल इंसेंटिव फॉर मैनेजर टू कंट्रोल वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो। ये इनकी प्रेसिंग प्रॉब्लम है। पैसा नहीं है ना कंपनी के पास, ग्रोथ में भी एट द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडिटी। ग्रोथ कब मिलेगी? लिक्विडिटी के एक्सपेंस पर। पैसा कहां से लाए? डेब्ट पे लाओ, ब्याज देना पड़ेगा। कंपनी के फ्यूचर के सर्वाइवल में दिक्कत आने वाली है। मैनेजर को गेन मिल जाएगा गेन बोनस सिंपली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट कंसर्न रादर देन देयर ओन एफर्ट। बिल्कुल, अ टारगेट ग्रोथ इन ईपीएस वुड बी बेटर। अपन प्रोडक्ट पे ना जाके टारगेट ग्रोथ ईपीएस की रखो। शेयर होल्डर की वैल्यू और ईपीएस दोनों कभी भी कोरिलेटेड अच्छी तरह से नहीं होते। कोरिलेटेड होते तो ही हमने पढ़ा था, बट पूरी तरह से नहीं होते। So there is only one measure that focuses on final effect rather than operational causes. हम सिर्फ फाइनल इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि ईपीएस बढ़ा दो, ऑपरेशनल कॉजेज भी तो आएंगे। ये डिसएडवांटेजेस है। बच्चों, आज का लेक्चर हम यही ओवर करेंगे। कल हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए क्या है, कैसे ये कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं, राइट? ये सब हम कल पढ़ेंगे। सो आज ये लेक्चर हम यहीं ओवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो टुमारो सेम टाइम 12:30। गुड डे एवरीवन। Thank you, sir.